नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 65 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो सेट है वो 66 नंबर है और इसके अंदर हम 17 फरवरी के प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। यदि आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से यानी कि प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला पेपर है वो 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हम केवल इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे और बाकी जितने भी सवाल है वो आपको योगेश मैथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, यदि आप स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्पेशल आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, यहीं से स्मार्ट वर्क के तौर पर आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है। इसके लिए टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है जो आपकी हार्वेस्ट ऑफ सक्सेस सेल है, जिसमें आपको मैक्सिमम TTG के कूपन कोड यूज़ करने से 60 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो साथ साथ SSC की या फिर आपकी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। जो सेम एग्जाम डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देखते हैं इन सभी सवाल का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। तो पहला सवाल है, सवाल नंबर 2 लिया है। यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य बताना है आपको। ठीक है, यानी कि देखो क्या कहा गया है कि हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। एक चीज तो हम ये जानते हैं। अब दो संख्याओं का संख्याएं कैसी है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें आपस के अंदर कोई भी ऐसी कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 और 8। अब 3 तो भाज्य संख्या है लेकिन 8 भाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में सहभाज्य है क्योंकि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याओं में से क्या दोनों में क्या कॉमन आता है, केवल एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब हमें एलसीएम निकालना है और दोनों का गुणनफल आपको 104 दे रखा है। इसका मतलब यदि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा, इनका गुणनफल 104 कब आएगा, जबकि एलसीएम यानी कि 104 होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तभी 104 आया। यानी कि क्या होता है, सहभाज्य संख्याओं में दो संख्याओं के गुणनफल को ये एलसीएम कहते हैं और एचसीएफ हमेशा सहभाज्य संख्याओं में 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 है। अब आपको ये दे रखा है और ए बी बराबर 1/36 दे रखा है, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो एक चीज जानते हैं, एक्स प्लस वाई का यदि होल क्यूब हमें खोलना होता है तो कैसे खोलते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये होता है। अब हमें देखो क्यूब का मान निकालना है, तो यानी कि इस पूरे का मान निकालना है, तो आप इसको क्या करो, इस साइड ले लो, एक साइड रख लो। बाकी यदि इसको इधर रखा, बाकी क्या ये था, और इस संख्याओं को उधर ले गए तो ये क्या बचा, -3xy एक्स प्लस वाई, ये हो चुका है हमारा। ठीक है, अब आप क्या करो, x का मान कितना है, x का मान हम ले लेते हैं 3a है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर मान रखोगे 3a प्लस 4b, इस प्रकार से मान रखोगे और पूरे का क्या है, होल क्यूब है। इसी प्रकार से x का मान कितना रखना है, 3a रखना है, और y का मान 4a रख दिया है, और अंदर भी इसी प्रकार से 3a प्लस 4b लिख दोगे। अब देखो इसका मान कितना था, 3a प्लस 4b का मान 2 था, तो हम कह देंगे 2 का क्यूब हो गया ये। बाकी यहाँ पर आप जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ चुका है, और 9 को 4 से करोगे तो 36 आ जाएगा, और a स्क्वायर हो चुका है। और अंदर जो ये वाला है 3a प्लस 4b, इसको भी हम 2 लिख सकते हैं, तो इतना हो चुका है। अब 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आपका 36 और 2 कितना हो जाएगा, 36 और 2 आपका 64 a स्क्वायर हो चुका है।
ए स्क्वायर ए, और ये बी था, ए नहीं था, ये आपका 4b था, तो यहाँ पर भी एक आपका बी आएगा और यहाँ पर भी आपका बी होगा। तो ये हो चुका है हमारा मान। अब देखो ये मान हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ए बी का मान और रखते हैं। देखो ए बी को गायब कैसे होगा, ए बी का मान रख दो। ए बी का मान कितना है, 1/36 है। मान रखो ए बी का, मान रखते हैं तो ये तो 8 रहेगा। यहाँ यदि आप 36 रखते हो, 36 को 2 से किया 72 आएगा। यहाँ पर ए बी का मान 36 दे रखा है आपको, रखोगे तो नीचे 36 आ जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से 8 माइनस 8 माइनस कितना आ चुका है, 8 माइनस 2 आ चुका है, जो कि किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। कितना आ चुका है, कितना आ चुका है, 6 बराबर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मतलब क्या है, एक्स का मान यदि आप यहाँ पर रखते हो 27 हो जाएगा, 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ चुका है हमारे पास, 6 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। आगे बढ़े, सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। ए 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा खड्डा खोदा जाता है। देखो ये मेरा 22 मीटर चौड़ा, ये मेरा खेत है, चौड़ाई लंबाई हो चुकी है और ये चौड़ाई हो चुकी है। वापस से बना, देखो ये हमने एक खेत बना लिया है, बना लिया है। अब देखो ये लंबाई कितनी है इसकी, 22 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। अब इसमें खेत में एक खड्डा खोदा जाता है, कितना, 4 मीटर इंटू 2 मीटर चौड़ा, यानी कि 4 मीटर इंटू 2 मीटर, यहाँ पर मान लिया इतना खड्डा खोदा जाता है, 4 मीटर इंटू 2 मीटर चौड़ा खड्डा। और इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है वो भी आपको दे रखी है। वो कितनी दे रखी है आपको, मान लिया कि वो आपको, मान लिया क्या दे रखा है, 1.5 दे रखी है। इसकी गहराई आपको कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। ठीक है, तो अब इसमें से जो भी मिट्टी निकली वो बाकी का जो खेत का क्षेत्रफल है इसके अंदर बिछाया गया है। इस खड्डे में से जो भी मिट्टी निकली वो बाकी के खेत में बिछाई हुई है। तो ये पूछा गया है कि खेत के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, खेत के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, 14 को आप जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 22 से 2 करोगे तो 28 आ जाएगा, तो 8 और ये आपका 308 आ जाएगा, 308 आ जाएगा। और जो खड्डे का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना आएगा आपका, गड्ढे का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपका गड्ढे का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो गड्ढे का क्षेत्रफल में से यदि खेत के क्षेत्रफल में से गड्ढे का क्षेत्रफल यदि घटा देते हो तो शेष क्षेत्रफल आ जाएगा आपके, शेष क्षेत्रफल आ जाएगा। और शेष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 308 माइनस 8 करोगे तो ये आपका 300 हो जाएगा। यानी इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो 300 है। ठीक है, गड्ढे का क्षेत्रफल 8 था, उसको घटा दिया है, ये 300 है। ये आ चुका है आपको पास। अब क्या होगा, देखो खेत में से जितनी मिट्टी निकली है वही मिट्टी बाकी के खेत में बिछाई गई है। तो यानी कि जो मिट्टी थी उसका क्षेत्रफल बराबर रहने वाला है। तो अब हम क्षेत्रफल क्या, उसका आयतन बराबर रहने वाला है। तो हम देखो आयतन बराबर करेंगे, यानी कि गड्ढे का आयतन बराबर खेत में जो मिट्टी बिछाई गई है उसका आयतन। तो कैसे निकालेंगे, गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन की बात करते हैं। देखो आयतन क्या होता है, दोनों के दोनों एक प्रकार से घनाभ है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जब गड्ढे की बात करते हैं तो कितना है, 4 इंटू 2 इंटू 1.5 है, इस प्रकार से। और जब खेत की बात करते हैं तो कितना बचा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं तो वो तो हमारा 300 आ चुका है, लंबाई इंटू चौड़ाई बचा हुआ कितना आ चुका है, 300 आ चुका है, ये निकाल दिया है। और इसको आपको कितनी ऊंचाई बढ़ती हुई है वो निकालनी है। ठीक है, 300 तो क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणनफल है, क्योंकि इसको हटा दिया है साथ में इतना क्षेत्रफल, बाकी ये बचा हुआ क्षेत्रफल है ये हमें निकालना है।
इसलिए जो कि 300 है। अब इसको यदि मैं ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जितनी ऊंची मिट्टी बिछी है उस हिसाब से, जितनी ऊंची मिट्टी बिछी है तो वो हमारे पास मिट्टी का आयतन आ चुका है। तो अब इन दोनों आयतन बराबर होंगे, क्योंकि ये खेत में बिछाई हुई मिट्टी का आयतन और ये गड्ढे की मिट्टी का आयतन, दोनों बराबर होंगे। अब यदि इनको करते हैं, 4 को 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और उसका आधा कितना होता है, 4 होता है, तो 12 हो जाते हैं, 12 हो जाएगा। 12 बराबर किसके है, 300 इंटू एक्स के, किसके बराबर है, 300 इंटू एक्स के बराबर है। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है मेरा 12/300, 12/300 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया था आपको, याद चुका है। अब देखो, या तो देखो इतना मीटर के अंदर है, ये किसके अंदर है, मीटर के अंदर इतनी ऊंचाई बढ़ी है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करोगे आप, मीटर को यदि सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से 2 जीरो कट जाएगी, 3 का 12 में भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। 4 हमारा सेंटीमीटर में आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, 1:2:5, और उनका लघुत्तम समापवर्ती है, एलसीएम आपको 120 दे रखा है। तो उन संख्याओं का एचसीएफ आपसे पूछा गया, कैसे करेंगे। देखो 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:5 में दे रखा है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, मैं मान लेता हूं कि x इंटू 2x इंटू 5x, ये हो जाएगी मेरी संख्याएं, हो जाएगी। तो देखो इनका आप एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो क्या होता है। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन पार्ट है, क्या कॉमन लोगे तो x आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एक तो एचसीएफ खुद होता है यानी कि x होगा, और बाकी जो बचा हुआ अनुपात है वो हो जाएगा, यानी कि बाकी क्या बचा, 1:2:5, 1 इंटू 2:5, ये हमारा एलसीएम ये हो चुका है। अब पता है आपको एलसीएम का मान दे रखा है 120 के बराबर दे रखा है, तो यहां से मैं x का मान मेरे पास आ जाएगा, x 1 है और बाकी को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, ये आपका 10 आ चुका है, इधर 120 है। तो इससे देखो, इससे हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर मेरा कितने के बराबर होगा, 12 के बराबर, और x ही मेरा क्या है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, 12 है, यानी कि एचसीएफ कितना हो चुका है हमारा, एचसीएफ 12 हो चुका है। यह आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। दो अभाज्य संख्याएं a और b है, ठीक है। इस क्रम में सबसे बड़ी संख्या a है, उससे छोटी b है, और दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, एक से बड़ी है। का लघुत्तम समापवर्ती आपको दे रखा है कि एलसीएम कितना दे रखा है, 6, 9, 7, इस प्रकार से दे रखा है। a-2b का मान पूछा गया आपसे। अब देखो संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं है आपके पास, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, अभाज्य संख्याओं में एचसीएफ कितना होता है, हम जानते हैं एचसीएफ 1 आता है अभाज्य संख्याओं में, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसमें केवल खुद का और 1 का भाग जाए, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब एलसीएम आपको दे रखा है, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम उन संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम आपको इतना दे रखा है और एचसीएफ आपको 1 दे रखा है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ चुका है, इसी के बराबर आ चुका है। ये आ चुका है हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल आ चुका है, ठीक है। तो अब आप इसको तोड़ो, आपको पता चल जाएगा कि पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो तो तोड़ेंगे हम, तो इसको कैसे तोड़ोगे आप इसको जब 3 से देखते हो कि सभी अंकों को जोड़कर 3 का भाग देते तो ये भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 22 आता है और 22 में 3 का भाग जाता नहीं है, सम संख्या नहीं है। फिर आपको किस प्रकार से चेक करोगे, तो चेक करने के लिए एक तरीका और है। देखो क्या करना पड़ेगा, इस ये देख लो कि कौन से स्क्वायर के पास है। जैसे 25 के स्क्वायर की बात करते हैं 625 आता है, 26 का स्क्वायर 676 आता है,
27 के स्क्वायर की बात करें तो 729 आता है, यानी 26 27 के बराबर है। तो इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका आपको इसमें भाग देके देखना पड़ेगा। ठीक है, किसी ना किसी से भाग जाएगा इसके स्क्वायर से छोटी। तो आप देखो, जब आप 17 का भाग दोगे इसके अंदर, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, 7 का चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में 11 का, 13 का चेक करना ही पड़ेगा, फिर 17 का। जब आप 17 का भाग दोगे ना इसके अंदर, तो ये 17 इंटू 41 पे टूट जाएगा, यानी कि इनका गुणनफल क्या आ चुका है, एक तो आपका 41 आ चुका है और एक 17 आ चुका है, इसमें टूटेगा ये, और ज़्यादा टूटेगा नहीं। ये 41 और 17 के अलावा इसके और कोई टुकड़े भी नहीं होंगे यदि हम इसको और ज़्यादा तोड़ना चाहें। यानी कि जो दो संख्याएं थी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जिनको हमको क्या बता रखा है कि ए है एक संख्या और दूसरी संख्या आपकी बी है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है, ए है, उससे छोटी संख्या कौन सी है, बी। तो हम ये कह देंगे कि ए का परिणाम कितना 41 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब हमारे पास ए का मान भी आ चुका है 41 और बी का मान भी आ चुका है कितना है, 17। तो हम मान निकाल सकते हैं अब किसका, ए माइनस 2 बी का मान निकाल सकते हैं। 41 रख दोगे, 17 दूनी 34 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 34, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल होगा। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है, वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो देखो, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 98 का वर्ग, 98 क्या 99 का, 99 का वर्ग। 100 का करते ही तो इससे बड़ा हो जाता है, 5 अंक आ जाते हैं, तो यानी कि 99 का होगा। और 99 का वर्ग कितना होता है, तो हम कहेंगे 9801 होता है। तो ये आ चुका है आपका 99 का वर्ग 9801 हो जाए। अब देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, तो आप देखते हो जब हम 31 की बात करते हैं तो 931 आता है इसका वर्ग, तो इससे बड़ी 32 होती है। ये तो 931 था, 32 का वर्ग 1024 आता है, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या ये होती है। अब ये होती है, कौन सी होती है, 32, और 32 का कितना आता है, 24 आता है। तो अब आपको क्या करना है, 9801 को 1024 से जब भाग दोगे तो क्या आएगा, ऊपर 9 है नीचे 1 है, तो ये देखो 10 से तो कम ही आएगा, 10 से तो कम ही आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि 9 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि पीछे इसमें 1 है इसमें 4 है, इसलिए देखो पहला ऑप्शन है 10 से कम आएगा, ये तो सही है। 10 के बराबर आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। और 9 के बराबर आएगा तो पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये हो चुका है आपका, कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है, क्योंकि यहाँ से मान है जो 10 से कम आएगा, 10 से कम आएगा। अब देखो, 99 का वर्ग निकालने का एक तरीका बता देते हैं। 100 के आसपास जिनका वर्ग निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, 100 से कम है, कितना कम है 100 से, तो हम कहेंगे कि 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। तो जितना कम है उतना और कम कर दो, जितना कम है कोई संख्या उसको उतना ही और कम कर दो। तो 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 और कम कर दो, तो ये कितना हो चुका है, 98 हो चुका है। अब देखो, जितना कम था, कितना कम था, 1 कम था, तो 1 का वर्ग पीछे लिख दो। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये लिख दिया। तो 99 का इस प्रकार निकल जाएगा। यदि आपको 98 का निकालना है तो कैसे निकालोगे, कितना कम है, 100 से 2 कम है, ठीक है, जितना कम है उतना और कम कर दो, तो 98 में से 2 और कम करोगे तो 96 आ जाएगा। कितना कम था, 100 से ये 2 कम था, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 04 हो जाएगा। तो ये 96 04 होता है 98 का वर्ग। तो 100 के पास वाले वर्ग आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36 की बात करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32 दे रखा है और संख्याओं का अंतर 4 दे रखा है, तो संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। ठीक है, यहां से यदि मैं दो संख्या, एक संख्या x और दूसरी y मानता हूं, तो मुझे पता चल चुका है, क्या क्या पता चल चुका है कि x इंटू वाई का गुणनफल किसके बराबर आ चुका है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ये हम जानते हैं।
और जो कि आपको 32 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि x इंटू वाई कितना है, 32 है। एक चीज तो ये है। दूसरा x माइनस वाई भी आपको दे रखा है, इनका अंतर 4 दे रखा है। अब आपसे इनका क्या पूछा गया, योग पूछा गया है। तो यहां से आप देखो, इनको थोड़ा सा इस प्रकार से चेक करने की कोशिश करो कि गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, और घटाने पे 4 आना चाहिए। ऐसा कब होगा, 32 के जब आप टुकड़े करते हो तो 8 इंटू 4, ठीक है। 32 के यदि मैं टुकड़े करता हूं तो 8 इंटू 4 हो जाएंगे। तो 8 में से 4 घटाओगे तो 4 बच जाएगा, यानी कि एक संख्या 8 है और दूसरी 4 है, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस प्रकार से यहां से चेक किया हम दोनों ने। एक x का मान यहां से कितना आ गया, 8 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। चेक किया, 8 इंटू 4 बराबर 32 होता है, और ये तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 50 की बात करते हैं कि क्या कह रहा है, 25 की पावर 25 को 26 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ये पूछा गया। देखो, 25 की पावर 25 को 26 से विभाजित करोगे तो कितना शेष बचेगा। तुम देखो, 25 को लिख लेते हैं 26 के रूप में। कैसे लिखोगे, 26 माइनस 1 करोगे, ऊपर पावर कितनी है, 25 बटे 26। तो यहां पर यदि देखते हैं तो शेष कितना, जो 26 को आप हटा दो, केवल -1 बचा है, जो -1 की पावर 25 कर दो, ये मेरा शेष बचा है 26। अब देखो, -1 की पावर 26, -1 की पावर 25, पावर क्या है, विषम है। विषम है तो बाहर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। सम होता तो प्लस आता, और यदि विषम है तो -1 आ चुका है बटे 26। यानी आपका शेषफल कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। अब हम कहते हैं कि हमारा शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 26 में से 1 घटाएंगे, ये जो -1 है, एक यदि आप घटाते हो इसमें से तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। 25 बटे 26 लिख देंगे, यानी कि इसमें से 1 घटा दिया, 26 में से 1 घटा दिया। तो जब भी यदि शेषफल माइनस आए तो आप क्या कीजिए, जो आपका हर था, यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है, उसमें से उस शेषफल को घटा दो। यहाँ पर हमने 1 को घटाया तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो अब हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, जो भी बचा 25 प्लस का बन चुका है। तो इस प्रकार से माइनस को हम प्लस बनाते हैं, और जो प्लस में आता है वही हमारा शेषफल हो जाता है। तो 25 हमारा शेषफल हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो चुका है। क्वेश्चन 51, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमें। सबसे पहली चीज तो ये देखो, क्या किया गया, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो जब भी पिघलाकर किया जाता है, पिघलाकर, पहले आयतन और बाद का आयतन बराबर है। एक चीज तो हो चुकी है आयतन, और दूसरी चीज पूछा क्या गया है, पृष्ठीय क्षेत्र। तो आयतन क्या होता है, घन के आयतन की जब बात करते हैं तो क्या होता है, हम कहेंगे कि भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब हो जाता है आयतन, ये होता है। अब देखो, पहले पहले का यदि आयतन निकालोगे आप, हाँ थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, आयतन पहले का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे आप, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे का निकालोगे, 4 का क्यूब करोगे 64 आ जाएगा। तीसरे का क्या करोगे, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ चुका है। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, इन तीनों को पिघलाकर जोड़ा गया है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 216 आएगा। 216 हो चुका है बड़े घन का आयतन, तीनों को जोड़ा और उनको पिघलाकर, तो बड़े घन का आयतन आ चुका है। कहने का मतलब ये हो चुका है, कितना आ चुका है, 216। और 216 किसका वर्ग होता है, तो हम कह देंगे भुजा क्यूब बराबर हमारा कितना आ चुका है, 216 है। तो बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी आपकी, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। तो ये बड़े घन की भुजा हमारे पास आ चुकी है। अब तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कितना है। तो तीनों का छोटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो आप। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो वो आपका होता है 6a² होता है।
6a² होता है, ठीक है, 6a² होता है। अब तीनों छोटे घनों की बात करें, तीनों छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका, एक आएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर, दूसरा आएगा आपका 6 इंटू 4 का स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ से देखो अब आप क्या करोगे, आप 6 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा आपका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बचेगा। बाकी इनको यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आपका 9 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 प्लस 4, 9 प्लस 16 प्लस 25 हो जाएगा ऐसे, और जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 50 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होता है, 300। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ चुका है, 300 आ चुका है। और बड़े घन की बात करते हैं, बड़े घन की यदि बात करते हैं तो भुजा कितनी थी, 6 थी। तो बड़े का पृष्ठीय क्षेत्र, बड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 का स्क्वायर। ये ऐसा करते हो तो कितना आ जाता है आपका, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये आपका 216 आ जाता है। अब दोनों का अनुपात निकालना है हमको, अनुपात क्या हो जाएगा, 300 और 216 हो चुका है, 300 इंटू 216। इनको यदि आप सॉल्व करोगे और ज़्यादा, तो यदि इनको 6 से काटूं तो ये मेरा 5 और 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। और सॉल्व करोगे 2 से काटोगे तो 25, ये आपका 18 हो जाएगा, 25 18, और कुछ कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, ये हो चुका है। सवाल नंबर 56 की बात करते हैं। ये दे रखा है आपको a² प्लस b² प्लस c² प्लस 3 बराबर ये, तो इसका मान क्या है। तो आप कोई वैल्यू रखिए इसके, हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये समीकरण हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम वही मान रखकर मान निकाल देंगे, और मान में भी देखो ABC नहीं आ रहे हैं ऑप्शन में भी, तो हम मान रख सकते हैं। अब सबसे आसान मान क्या है, तीनों के अंदर हम 1 1 1 रख दें, ठीक है, यानी कि A भी 1 रख देते हैं, B भी 1 रख देते हैं, और C भी, तीनों के तीनों 1 रख देते हैं। तो जब आप यहाँ पर 1 रखते हो, A 1 1, सबका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इतना आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा। अब इधर जोड़ते हो आप तो 6 आ जाता है, और इधर भी जोड़ते हो तो 2 इंटू 3 बराबर 6 आ जाता है। यानी राइट एंड लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है आपकी, बराबर आ रही है। राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, तो हम कह रहे हैं कि एक मान रख सकते हैं। यदि ऐसा है तो इसके अंदर अब आप एक रखिए, इसके अंदर आप एक रखिए, तो ABC का मान जब इसके अंदर एक रखते हैं तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3 आ चुका है, 3 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। सवाल नंबर 58 की बात करते हैं। किसी त्रिभुज ABC में tan A प्लस tan B प्लस tan C का मान ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज दिखते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि मैं इसको समबाहु त्रिभुज मान लेता हूं, और A का भी मान 60 रख दूं, B का मान भी 60 रख दूं, और C का मान भी 60 रख देता हूं। ऐसा कर देता हूं, सबसे आसान त्रिभुज मान लिया है मैंने। तीनों का योग 180 के बराबर होता है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये हो चुका है। अब इसका मान पूछा गया है, तो आप इसका मान निकालो। tan A, यदि आप tan A का मान 60 रखते हो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आता है √3 प्लस √3 प्लस √3, यानी कि क्या कह सकते हैं, कितना आ चुका है, तीनों में से √3 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 1, तीनों को जोड़ोगे आप 1 प्लस 1 इस प्रकार से बचेगा, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, या लिख दो 3 √3, इस प्रकार से लिख। अब आप इन ऑप्शन में भी मान रख के देखना पड़ेगा किस से आता है। पहले ऑप्शन में देखो माइनस है, हमारे आंसर में कहीं पर भी माइनस दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ऑप्शन कट हो चुका है। दूसरे में 1 है, इसलिए ये मान नहीं होगा। अब तीसरे और चौथे में आपको मान रखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर 60 रखते हो, यहाँ पर 60 रखते हो, और यहाँ पर 60 रखते हो, तो ये आपका कितना आएगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की जब हम बात कर रहे हैं, एक तो आएगा आपका √3, फिर √3 और फिर √3, तीनों को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 3√3 हो जाएगा, यानी कि 2√3 तो 3 बन चुके हैं और 1√3 बच चुका है। तो ये हमारा इसके बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 58 हो चुका है। सवाल नंबर 60 की बात करते हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक मध्यम वर्गीय परिवार के मासिक बजट को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं? यदि किसी माह में भोजन और शिक्षा पर किया गया व्यय 18,000 है, भोजन पर 3.5 हिस्सा है और शिक्षा पर 2.5 हिस्सा है, इतना, तो उस माह में लगभग कुल कितनी रकम रकम व्यय की गई, टोटल कितना खर्चा किया गया, ये पूछा। सबको जोड़ोगे आप, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, सारा का सब जोड़ो आप, 3.5 है और ये आपका 2.5 है एक, उसके बाद में 2 4, ये आपका 4 और ये 4 8, 8 और 1 बचा 2.3, सबको जोड़ा तो ये 6 हो चुका है, 6, ये 6 और 4 14 हो चुका है, 14 और 2 16.3 आ चुका है, सबको जोड़ोगे तो आपका 16 अब भोजन और शिक्षा का मिलाकर कितना होता है, 6 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 18,000 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी, तो 16.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.3 इंटू 3,000, ऐसा कर दो, करोगे तो कितना आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 आ जाएगा, 3 6 18 आएगा, एक आई हासिल, 3 और 1 4 हो चुका है, और उसके बाद में 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगी और बची कितनी, 2 जीरो पीछे लगा दो, ये आपका हो चुका है। कहाँ मिल रहा है देखने को, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 65 की बात करते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा सही कथन है। देखो हम जानते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, तो तीसरी भुजा क्या होती है, दो भुजाओं के, तो मान लिया कि a और एक b c, तीन भुजाएं, तो किसी त्रिभुज में यदि तीन भुजाएं हैं तो दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा दो भुजाओं के योग से तो छोटी होगी और उनके अंतर से बड़ी होगी। कहने का मतलब है बी और सी को यदि हम घटाते हैं तो उनसे तो तीसरी भुजा बड़ी है, लेकिन बी प्लस सी दो के योग से वो क्या होगी, छोटी होगी, इस प्रकार से होगी। तो अब देखो एक भुजा कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, दूसरी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 10 में से 4 घटाओगे इस प्रकार से और यहां पर 10 प्लस 4 करोगे तो देखो दो भुजाओं का अंतर कितना आया, 6 आया, इससे तो ये बड़ी है और यहां से छोटी है। कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, इस प्रकार से हो चुका है। सवाल नंबर 69 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग तो आपको r दे रखा है और उनका भागफल इतना दे रखा है, तो देखो अब सबसे पहले तो इसकी बात करो कि एक संख्या में यदि दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, s/t दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे दिया है आपको, जो भागफल है उसका मतलब अनुपात ही तो है, तो अनुपात कितना दे रखा है आपको, s/t दे रखा है, यानी कि पहली संख्या s अनुपात है, दूसरी संख्या t अनुपात में। इस प्रकार से मैंने दोनों संख्याओं को s और y माना है, तो किस अनुपात में, s और t के अनुपात में हो चुकी है। अब देखो यदि दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, r आता है, r आता है। अब देखो हम मान लेते हैं x और y दो संख्याएं थी जिनका अनुपात हमारा कितना आ रहा है, s और t आ रहा है, s और t आ रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक संख्या को, क्या मान लिया कि इस प्रकार से मान लिया कि s a है पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या मान ली a, जिससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक संख्या मेरी हो गई एस ए और दूसरी हो गई टी ए, इस प्रकार से हो चुकी, ये हो चुकी है। यानी कि आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है एस इंटू टी में, तो पहली संख्या मेरी एस ए हो चुकी है और दूसरी संख्या
टी ए हो चुका। अब इन दोनों का योग आपको दे रखा है क्या, आर के बराबर दे रखा है, आर के बराबर दे रखा है। तो आप यहां से ए कॉमन लो लोगे, बचा क्या, एस प्लस टी हो चुका है आर। तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका, आर बटे एस प्लस टी, ये आ जाएगा आपके पास मान, एस प्लस टी मान आ चुका है, ए का मान आ चुका है। तो हम पहली संख्या निकाल सकते हैं, एस ए है और दूसरी संख्या टी ए ये है। इनका मान निकालोगे आप, ए का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, एस आर बटे एस टी हो, दूसरी संख्या टी आर बटे एस प्लस टी हो चुकी। ये दोनों संख्याएं हो चुकी है हमारी, एक तो टी आर बटे एस प्लस टी और दूसरी ये। तो ऑप्शन नंबर देखो ये कहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 71 की बात करते हैं। तीन संख्याओं का माध्य आपको 32 दे रखा है, आंकड़ों के इस समूह का परास यानी रेंज आपको 28 दे रखी है। अब देखो, मान लिया कि मेरी तीन संख्याएं एक्स वाई जेड है, इस प्रकार से देखने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी, इसलिए मैंने संख्याओं को मान लिया। अब रेंज क्या होती है, पहली संख्या में से आप लास्ट संख्या और पहली संख्या को घटा दो, यानी अंतिम में से, यानी सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को यदि आप घटा देते हो तो वो हमारा रेंज होता है। मैंने मान लिया कि इसी क्रम में कि x सबसे छोटा है, y उससे बड़ा है, और इस प्रकार से तीन संख्या थी, तीनों को इस क्रम में हमने लिख दिया। अब मैंने मान लिया इस प्रकार से, सबसे बड़ी संख्या z है, सबसे छोटी x है। आपको रेंज कितनी दे रखी है इनकी, 28 दे रखी है। तो मैंने मान लिया रेंज क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या में से, सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटाते हो तो वो होता है, ठीक है, 28 आ चुका है। दोनों का अंतर कितना आ चुका है, 28 आ चुका है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल चुकी है, क्या पता चल चुका है, कि जो मेरी संख्या है, एक संख्या x मानू मैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, z प्लस एक्स हो जाएगी, तभी तो दोनों का अंतर 28 आया है। तो यहां से हमें पता चल चुका है कि यदि मेरी x है, जो तो x है, z का मान यदि मैं निकालता हूं यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस 28 आ जाएगा। तो एक संख्या का मान हमारे पास यहां से आ चुका है। अब बात करते हैं आगे, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का योग आपको, सबसे दो छोटी संख्याओं का अंतर आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। दो छोटी संख्याएं कौन सी है, x और y, यानी कि y में से मैं x को घटाऊंगा तो कितना आ रहा है, 8। तो यहां से आप y का मान निकाल सकते हो, यहां से y का मान आपका कितना आ जाएगा, y का मान मेरे पास आ जाएगा x प्लस 8 आ चुका है, ये आ चुका है। और z का मान मैंने कहां से निकाला था, यहां से निकाला था, z बराबर कितना आ चुका था, x प्लस 28 आ चुका था। अब आपके पास x के रूप में तीनों के मान आ चुके हैं। तो हम क्या करें, अब हमें देखो तीनों का माध्य दे रखा है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं संख्याओं को, कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, तो x तो x ही है, y का मान हम x प्लस 8 रख देंगे और z का मान x प्लस 28 रख देंगे। ये तीनों किसके बराबर आ जाएगी, 32 इंटू 3, क्योंकि माध्य 32 था तो तीन संख्याएं, इसलिए टोटल होने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखोगे तो 3x हो जाएगा, और 8 प्लस 28 करते हो तो आपका 36 आता है। इधर कितना आएगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6, और ये 96 आ चुका है, आ चुका है। आगे करो, इधर लिख दो। आगे यदि करते हैं तो क्या होता है कि 3x बराबर 36 को मैं उधर लेके चला जाऊं, मेरा कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। उधर गया 60, 36 घट चुका है, तो x का मान मेरा कितना आ चुका है, 20 आ चुका है, 20 आ चुका है। अब तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो x सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। बड़ी संख्या कौन सी थी, z थी, z क्या है, x प्लस 28 है, x का मान 20 रखोगे, 28 दे रखा है आपको, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। z का मान आ चुका है, y का पूछते तो वो भी निकाल सकते थे आप, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 74 की बात करते हैं। ये दे रखा आपको, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2015-2016 में किसी कंपनी द्वारा आयात किए गए अलग अलग प्रकार के PQRST के सेल फोनों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
बढ़ते हैं सवाल की तरफ। नीचे क्या दिया गया है, वर्ष 2015-16 के बीच इनमें से किस प्रकार के सेल फोन के आयात में न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। किस प्रकार के सेल फोन के आयात में न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 2015 से 2016 के बीच में, इस प्रकार के सेल में। तो देखो, जब यहाँ अंतर देखते हैं पी प्रकार के सेल में तो 5 का अंतर दिखाई देता है, यहाँ देखते हैं तो 4 का अंतर दिखाई देता है, यहाँ अंतर देखते हैं तो 2 का अंतर दिखाई देता है, यहाँ देखते हैं तो 2 का अंतर दिखाई देता है और यहाँ देखते हैं तो 6 का अंतर दिखाई दे रहा है। अब सबसे कम अंतर की बात करिए तो 2 कंपनियों में दिखाई दे रहा है, एक आर में दिखाई दे रहा है, एक एस में दिखाई दे रहा है। कितने का, 2 का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 2 का दिखाई दे रहा है। मगर उसने प्रतिशत अंतर की बात करिए तो किस पर हुआ था, 30 पर हुआ था ये तो, और ये किस पर हुआ था, 34 पर हुआ है, 2 बढ़ा है। ये 30 पर 2 कम हुआ है, ये 34 पर बढ़ा है। तो अंतर आपको प्रतिशत कहां पर कम दिखाई दे रहा है, कम कहां पर दिखाई दे रहा है। तो देखो, वृद्धि और कमी दोनों में से पूछ रहे हैं कि कम वृद्धि या कमी कहां पर दिखाई दे रही है। ऊपर तो देखो सेम है, यदि अंश सेम है तो जिसका हर बड़ा होगा वो मान छोटा होगा, ठीक है। यानी कि अंश यदि सेम है तो हर यदि छोटा है तो मान बड़ा आएगा, और यदि हर बड़ा है तो मान छोटा आएगा। तो बड़ा किसके अंदर है, इसके अंदर। तो एक्चुअल मान यानी हर में बड़ा मान है तो ऊपर मान छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। यदि हर में छोटा मान है तो आएगा मान बड़ा, तो ये हमारा क्या है, छोटा इसमें आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि सबसे कम जो अंतर यहाँ पर आपको देखने का मिला है, कहाँ पर, एस में मिला है प्रतिशत अंतर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 77 की बात करते हैं। सुंदरी, कासु और ज्योति में से प्रत्येक ने 2 परीक्षाओं में भाग लिया। नीचे दी गई 2 परीक्षाओं में से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात दिया गया। अंकों और पूर्णांक का अनुपात दिया गया, यानी कि 24 अंक प्राप्त किए हैं कितने में से, 60 में से। इसी प्रकार 32 अंक प्राप्त किए हैं किस में से, 40 में से। ये पहली परीक्षा का है और ये दूसरी परीक्षा का है। तो पूछा उनसे क्या गया है, उनमें से किसने सर्वाधिक प्रगति करी है। यानी पहले परीक्षा की बजाय दूसरे में जब वो लाई है नंबर, तो प्रगति किसने सबसे ज्यादा करी है। तो हम पहले इनको सरल अनुपात में चेंज कर लेते हैं। 6 का यदि आप 24 में भाग देते हो तो 4 आता है, नीचे 10 का 10 रहने दो। इसी प्रकार दूसरे को भाग दोगे तो 4 का 32 में भाग दोगे तो 8/10 हो जाएगा। अगली बात करते हैं, कासू की बात करते हैं, तो ये आपका 5/10 हो जाएगा और दूसरा आपका 9/10 हो जाएगा। ज्योति की बात करते हैं तो ये आपका 3/10 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आपका 9/10 हो जाएगा। इतना आ चुका है। अब इनके अंतर की बात करते हैं। प्रगति की बात करनी है कि किसने सबसे ज्यादा वृद्धि करी, किसने सबसे अच्छा प्रगति करी या वृद्धि करी। तो देखो, अंतर यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 4 का दिखाई दे रहा है, 4/10। यहाँ देखते हैं तो कितने का, यहाँ पर भी 4/10। यहाँ देखते हैं तो 6/10, 6/10। अब देखो हमारे पास 3 संख्याएं आ चुकी है भिन्न में, 4/10, 4/10 और 6/10। तो अब देखो, हर तो क्या है, सबका सेम है, हर तो सेम है, अंश अलग अलग है। तो हमसे क्या पूछा गया, सबसे ज्यादा प्रगति। तो जिसका अंश बड़ा होगा, क्योंकि हर तो सबका सेम है, तो जिसका अंश बड़ा होगा उसकी सबसे अधिक प्रगति होगी। और अंश सबसे बड़ा कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ज्योति की वृद्धि, ज्योति ने सबसे अच्छा सुधार किया है अपने पहले के परिणाम से। दूसरी परीक्षा में जो उसने नंबर लाए हैं उसमें अच्छा सुधार किया है पिछले की बजाय। तो ये हो चुका है आपका ज्योति आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है आपका। देखो क्वेश्चन 83 की बात करते हैं। यदि 9 छात्र एक वर्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये सवाल है ना, बहुत ही जोरदार सवाल है, और यदि आपने एक बार इस सवाल को समझ लिया ना तो फिर आप आराम से कर लोगे इसको। यदि आप नहीं समझा है तो आपको ये काफी हार्ड लगेगा, मगर यदि आप एक बार समझ लेते हो तो ये सवाल आपको करने में भी मजा आएगा और काफी आसान सवाल है। तो देखो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि 9 छात्रों को एक वर्ताकार मार्ग पर बिठाना है या खड़ा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं। तो सवाल शुरू करने से पहले मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ।
कि मान लिया कि मेरे पास 5 विद्यार्थी है या 5 छात्र है, तो हम उनको एक वर्त के रूप में कितने तरीके से बिठा सकते हैं। मान लिया कि ये 5 सीट है, तो 5 तरीके से बिठा सकते हैं 5 लोगों को। अब देखो, जो पहला विद्यार्थी था वो 5 जगह में से कहीं पर भी बैठ सकता है, तो उसके बैठने के लिए कितनी जगह है? 5 जगह। हम कहेंगे 5 जगह है। मान लिया वो यहाँ बैठ गया, अब कितनी जगह बची? 4 जगह बची। तो दूसरे विद्यार्थी को जब हम बिठाते हैं तो उसके लिए कितनी जगह बची है? 4 जगह। तो हम कहते हैं कि 4 जगह बची है। तो मान लिया वो यहाँ बैठ गया। अब तीसरे विद्यार्थी के बिठाने के लिए 3 जगह बची है, तो वो 3 में से किसी एक जगह पर बैठ जाएगा, तो 3 जगह पे बैठ सकता है। तो मान लिया वो यहाँ बैठ गया, तो चौथा विद्यार्थी के लिए कितनी जगह बची? 2। 2 में से किसी भी एक जगह पर बैठ सकता है। मान लिया वो यहाँ बैठ गया, तो अब 5वें विद्यार्थी के लिए केवल एक जगह बची। ये हो चुका। ठीक है। मान लिया यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था और यहाँ पर ई था। इस प्रकार से था। अब क्या है? तो 5 टोटल ये था। अब देखो कुछ केस क्या है, बाई चांस ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, सी यहाँ होता, डी यहाँ होता, ई यहाँ होता। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी डी ई। देखो क्रम तो नहीं चेंज हुआ है, देखो वही तरीका है बिठाने का, तरीका देखो चेंज नहीं हुआ है। पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर डी आ, इस प्रकार से। और यहाँ पर भी यदि आप देखते हो ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर ई आ रहा है। तो देखो क्रम चेंज नहीं हुआ है, तो हमने इन क्रम को भी इसके अंदर काउंट कर लिया है। तो ए को इस तरीके से कितने क्रम में बैठ सकते हैं ये? तो 5 क्रम में बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें 5 का भाग और देना पड़ेगा। तो ये इतने टोटल क्रम से हम बैठ सकते। टोटल 120 थे, 5 से डिवाइड किया 24, यानी 24 ऐसे तरीके हैं जिससे हम सर्किल में 5 लोगों को अलग अलग तरीके से बिठा सकते हैं। तो कितने तरीके हैं? 24 तरीके हैं। तो ये तो हो चुका है समझने का तरीका। अब देखो एक शॉर्ट तरीका है जिससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है? यदि n लोग हैं तो बिठाने के तरीके क्या हो जाएंगे? n-1 फैक्टोरियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? n-1 फैक्टोरियल हो जाएंगे। यहाँ पर हमने कितने लोगों की बात करी? 5 लोगों की बात करी ना। तो 5 आप n का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब यानी कि 4 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 4 लिखोगे, फिर उससे एक छोटी संख्या लिखोगे, फिर उससे छोटी संख्या, जब तक 1 नहीं आए हम इस प्रकार से लिखते जाएंगे। फैक्टोरियल जितना दे रखा है वहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखते जाएंगे। तो ये कितना आ चुका है आपका? इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर वही मान आ चुका है जो पहले हमने मान निकाला था, वही मान। तो ये हमारा तरीका हो चुका है पेपर में करने का कि कितने तरीके से बिठाया जा सकता है 5 लोगों को या n लोगों को एक वर्त के रूप में। तो हम कहेंगे फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1 तरीके से बिठाया जा सकता है। जितने लोग आपको दिए हैं उसमें रख के आप निकाल दोगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमको आ गया। अब हम देखो प्रायिकता निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता का मतलब ये है कि हम ऊपर तो रखते हैं, एक भिन्न होती है जिसमें ऊपर तो हम रखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन, यानी कि घटित होने वाली संभावना वाली कंडीशन को हम ऊपर रखते हैं। जो उसने क्वेश्चन में दी है उस कंडीशन को हम ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल कंडीशन रखते हैं। तो इन दोनों को आप अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कंडीशन कितनी है? हमसे क्या कहा गया है? अब सवाल को पढ़ो आप कि 9 लोगों को वर्त में बिठाना है, 9 लोगों को वर्त में खड़ा करना है। तो टोटल 9 लोगों को कितने तरीके से वर्त में खड़ा किया जा सकता है? तो हम निकाल देंगे टोटल। टोटल कितने तरीके? टोटल सेट बोल दो। ठीक है, टोटल सेट कितने बन सकते हैं? तो हम कहेंगे 9 लोग हैं तो 9-1 फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 ही पढ़ा रहने दो अभी इसको। ठीक है, फैक्टोरियल 8 ही पढ़ा रहने दो। अब देखो दूसरी चीज हम बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन।
फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल सेट क्या हो सकते हैं, यानी कि संभावना वाले सेट क्या हो सकते हैं, जो भी है। क्या कहा गया है कि दो छात्र सदैव एक साथ खड़े हों, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से व्यवस्थित करना है दो छात्रों को कि दो छात्र सदैव एक साथ खड़े हो। तो दो छात्र यदि एक साथ खड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उन दो को एक मान लेंगे, यानी कि टोटल कितने लोग थे, 9 लोग थे। हमने क्या किया, 8 लोगों को तो अलग मान लिया, और जो 2 लोग थे ना, उनको हमने क्या माना, देखो 8 लोग थे, तो हमने इस प्रकार से कर दिया कि 7 लोग तो अलग है, और ये जो 2 लोग थे, एक और एक, एक और एक, इस प्रकार से लिखो। देखो 1 प्लस 1, ये 2 लोग थे ना, इनको हमने एक ही यूनिट मान लिया। इनको क्या मान लिया, एक यूनिट, क्योंकि ये हमेशा साथ आने वाले हैं, तो इनको एक ही यूनिट मान लिया। तो अब टोटल कितने लोग हो गए, इन 2 लोगों को तो हमने, क्योंकि ये साथ आने वाले हैं, इसलिए एक ही यूनिट मान लिया है। और ये बचे हुए लोग कितने हैं, 7, तो टोटल कितने हो गए, 7 प्लस 1, 8 हो गए। क्योंकि ये एक इसलिए माना है कि ये दोनों तो साथ आ रहे हैं, तो इनको एक यूनिट मान लिया है। तो टोटल कितने हो गए, अब 8 लोग हो गए। तो 8 में से यदि आप एक कम करते हो तो कितना बचता है आपके पास, फैक्टोरियल 7 बचता है। फैक्टोरियल कितना बचता है, 7 बचता है, ठीक है। अब क्या है कि वो मान लिया, देखो ए पहले बैठा था और बी इधर बैठा, इस प्रकार से बैठ सकते हैं, जैसे यहां पर है। अब ये उल्टे भी तो बैठ सकते हैं, तब भी तो पास में आएंगे। यानी जो 2 लोगों की बात चल रही थी, जो हमेशा साथ रहेंगे, हमने एक यूनिट माना है, ठीक है, उनको एक यूनिट माना है, तो बाई चांस वो उल्टे भी तो बैठ सकते हैं, बी की जगह एक और ए की जगह बी, इस प्रकार से भी तो हो सकते थे, इस प्रकार से भी तो हो सकते थे। तो उनको भी इसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 कर देंगे, फैक्टोरियल 2 कर देंगे, यानी कि 2 तरीके हैं, वो फैक्टोरियल 2 कर देंगे। तो ये हमारे आ गए संभावना वाले केस या फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है कि इतनी थी, टोटल सेट इतने बनते हैं, फेवरेबल सेट इतने बनते हैं। अब देखो हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता में क्या होगा, फेवरेबल सेट ऊपर आएंगे, तो हम कर देंगे 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो 7 फैक्टोरियल को हमें को खोलेंगे नहीं, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 6, इस प्रकार से चलेगा। 8 फैक्टोरियल को यदि मैं खोलता हूं तो क्या लिख दूंगा, 8 इंटू इंटू 7 फैक्टोरियल, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। 8 7 फिर चलते, तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। देखो कि मेरे पास, देखो इस प्रकार से संख्या है, आप पहले समझने की कोशिश करो कि 8 7 6 5 4 3 2 1, ये होता है किसका, 8 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब देखो 7 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो क्या होगा, यदि मैं इस 8 को तो ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, यदि यहाँ से बात करता हूँ, इतनों को देखते हैं, तो ये इसको मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 से लेकर 1 तक है, तो मैंने इसको लिख दिया 8 इंटू फैक्टोरियल 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी मैंने इसी प्रकार से लिखा है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको 2 फैक्टोरियल भी ऊपर दे रखा था। अब देखो फैक्टोरियल 7 से तो फैक्टोरियल 7 कट चुका है, बचा क्या ऊपर, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो 2 इंटू 1 आएगा, नीचे आपके पास 8 है, तो इनको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मान कितना आया, 1/4 आ चुका है। तो ये आपकी प्रायिकता आ चुकी, 1/4 आ चुकी। ये आपको कहाँ मिल रही है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रही है। तो दोस्तों ये सवाल आप बताना आपको समझ में आया है या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर ये पेपर हमारा पहला पेपर समाप्त हो चुका है। अब हम दूसरे पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके अंदर 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं। और यहाँ पर पहला सवाल नंबर 2 लिया है। इसमें क्या दे रखा है आपको, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक याद कीजिए। क्या आएगा, जहां पर n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब देखो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, दोनों तरफ क्या क्या दे रखा है, 4 ही दे रखा है। तो 4 की साइक्लिसिटी सबसे पहले चेक कर, ठीक है। 4 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है,
6 आता है। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 4 आता है। फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते 4 को यानी कि पहले 2 बार 4 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फिर वापस से एक बार 4 को और मल्टीप्लाई किया तो वापस 4 आ गया। फिर अब 4 को वापस 4 से करोगे तो वापस 6 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल रहा है कि एक बार 4 आता है, एक बार 6 आता है। एक बार 4 आता है, एक बार 6 आता है, फिर 4, फिर 6 आता है। तो 4 कब आता है? जब ये क्या होता है? ओड होता है। ओड का मतलब क्या कहते हैं? ओड को क्या कहते हैं? और 6 कब आता है? जब इवन होता है। यानी कि 2 बार 4 थे, यहाँ पर 4 जब ओड हो तो ओड को हम कहते हैं विषम, ठीक है, और इवन को कहते हैं सम। यानी कि जब भी पावर हमारी विषम होगी तो 4 आएगा, और जब भी पावर हमारी सम होगी तो कितना आएगा? 6 आएगा। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इस पे सब पे विषम पे 4 आएगा, और जब भी पावर सम होगी तो कितना आएगा? लास्ट में इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। अब देखो, एक तो क्या हो सकता है? n मेरा सम हो। n यदि मेरा सम है तो n यदि मेरा सम है, ठीक है, तो n प्लस 1 क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? ये विषम के बराबर होगा, क्योंकि सम में यदि मैं एक जोड़ देता हूं तो वो विषम बन जाता है, विषम बन जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो जो हमने अभी लिया है। क्या करोगे? 124 की पावर एक सम है, ठीक है, n क्या है? सम है, प्लस 124 की पावर n प्लस 1 क्या है? विषम है। विषम लिख दो, यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो, सम होगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आया? 6। और जब विषम होगा तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है तो कितना आ चुका है? 10 आएगा। यहाँ से पता चल चुका है 10। एक कंडीशन तो ये हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं, n मेरा विषम भी हो सकता है। यदि n विषम है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि n प्लस 1 विषम में एक जोड़ोगे तो सम बन जाएगा, यानी कि n प्लस 1 मेरा सम हो जाएगा। अब ये भी लगा के देख लेते हैं कि n मेरा क्या था? यहाँ पर विषम लिख दो, और 124 ये मेरा सम लिख दिया मैंने, इसकी पावर, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर n थी जो कि विषम है, n प्लस 1 को हमने सम माना है तो ये सम हो जाएगा। अब इससे क्या आएगा आपका मान? देखो, 4 की पावर विषम, विषम जब पावर हो तो क्या आता है? 4 ही आता है। तो पहले 4 आया। जब 4 की पावर सम होती है तो क्या आता है? 6 आता है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि पहले भी हमारा 10 आया था और अब भी हमारा 10 आ रहा है। यानी कि इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आया है इकाई के स्थान पर? क्योंकि 10 आया है, जो एक तो आपकी आगे हासिल चली जाएगी, पीछे क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। दूसरा आप देखो कैसे चेक कर सकते हो। मान लो कि जो n है ना आपका, ठीक है, ये चीज तो आपको पहली चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि विषम पे 4 आता है, और जब पावर सम होती है जब 6 बन जाता है। अब आप क्या करो, n को मान लो। पहले तो आप एक विषम राशि मान लो कि मैंने 1 मान लिया, या सम मान लो, पहले 2 मान लिया है, ठीक है। फिर मैं विषम मान लूंगा n को। पहले तो मैंने क्या माना? 2 मान लिया है। इस प्रकार से भी कर सकते। तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। अब जब आप x 124 की पावर 2 रखोगे प्लस 124 की पावर 3 रखोगे, अब देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आता है, ठीक है, 16 आता है, जिससे 6 आ चुका है। और 4 का जब आप क्यूब करते हो तो कितना? 64 आता है। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है 10 आएगा। इसी प्रकार से जब विषम रखोगे आप, n बराबर 1 रख दिया, विषम विषम होता है 1 सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ही ले लेते हैं। तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब ऐसा रखोगे तो यहाँ पावर 1 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पावर 124 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 4 की पावर 1 का मतलब क्या है? 4 ही है, और 4 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 होगा, यानी कि 4 इंटू 4 6 होता है, 16 6 आएगा। तो यहाँ से भी आपका लास्ट में कितना आ रहा है? 10 बन रहा है दोनों को जोड़ने पर। तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। इस प्रकार से आपको इस चीज को
करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी वस्तु को 15% और 12% की दो क्रमागत छूट देकर बेचने पर 10% लाभ प्राप्त हुआ, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ठीक है, छूट कितने की दी है? 15% की और 12% की दो क्रमागत। तो हम टोटल छूट निकाल लेते हैं। टोटल किससे? देखो, -15 -12 कंपाउंड कर देते हैं दोनों को, प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस क्या हो चुके हैं, इंटू में प्लस हो चुके हैं। यहाँ 15 इंटू 12 करोगे आप, बटे 100 कर दोगे इस प्रकार से। अब देखो, ये जो हमने किया है ये कितना हो चुका है, यहाँ से तो आपका -27 आ चुका है, और इनको करोगे तो 180, और नीचे 100 था तो 0.2 स्थानों के बाद लग चुकी है। और सोल्व करोगे, यानी कि मान लिया माइनस है तो यानी घटेगा। 27 में से आप पहले 2 घटाओगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं घटाना था, 1.80 यानी कि 20 बच चुका है, तो आप यहाँ पर 20 लिख दो। ठीक है, तो आपको इतनी छूट दी है। टोटल छूट की बात करें तो इतनी छूट दी है, दो क्रमागत छूटों को हमने एक छूट में बदल लिया है। अब आपके पास सिंपल सवाल है कि छूट दी है इतनी, लाभ हुआ है 10% का, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखो, छूट इतनी दी है। अब देखो, छूट दी होती है और लाभ दिया होता है, तो हम देखो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, तो बता देते हैं। 100 में से आप छूट को घटा दोगे, जो भी छूट मिली है वो घटा दोगे, बटे 100 प्लस लाभ कर दो। अंकित मूल्य निकालने के लिए तो क्या करोगे, 100 प्लस लाभ कर दोगे, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में से छूट को घटा दोगे। तो छूट को यदि आप 100 में से घटाते हो तो कितना आता है आपका, 25 घटाओगे तो आपका 75 बचेगा, लेकिन 20 और घटाना है, तो हम मान लिया 26 घटाया 74.80 हो जाएगा। इसी प्रकार से लाभ 10 का हुआ है तो 100 प्लस 10 करोगे तो 110 हो जाएगा। ये आपका आ चुका है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब आपको इसको करना है सरल, तो पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर आपकी लगी 2 जीरो, एक जीरो से ये जीरो मैंने काट दी है। अब देखो, 11 से यदि मैं भाग देता हूँ तो ये 6 बार और 8 बार 68 बार जाता है, इतना आ चुका है। सरल करोगे तो 4 का भाग दोगे तो ये 17 बार जाएगा, यानी कि 17 चौक है, और ये 25 बार हो जाएगा। तो 17-25 आपका आ चुका है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि x के मानों में से कौन सा समीकरण का हल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा मान ऐसा है जो रखने पर समीकरण का हल नहीं है, कौन से के लिए। तो आप क्या करोगे, समीकरण में पहले मान रखोगे, 3 रखोगे, और आपको ये देखना है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये 0 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 मैं रख के दिखा देता हूँ आपको, रखने से 0 बन जाना चाहिए, और जिससे 0 नहीं बनता है वह हल नहीं है। 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 27 होता है। 3 का स्क्वायर क्या, 3 का क्यूब। इसी प्रकार से दूसरा करोगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं, 26 इंटू 3 करोगे तो कितना होता है, 78 हो जाएगा, और ये आपका -24। तो अब देखो, इनको करने से 0 आना चाहिए। यदि ये समीकरण का x का एक यदि मान है, इस समीकरण का हल है, तो इसका मान ये रखने पर 0 आना चाहिए। अब रख रहे हैं, 0 आता है क्या, देखते हैं, चेक करते हैं। अब देखो, 81 और 78 है, सबसे पहले इनको कर लेते हैं। बड़ी बड़ी राशियां हैं तो आसानी से घट के एक छोटा सा मान आ जाएगा, घटाओगे तो यहाँ से आपका -3 आ जाएगा। ये तो आपका आ चुका है, -3 आ चुका है इनको करने। तो आपके पास 27 बचा, 27 और 24 को भी घटा दो, वहां से भी आपका +3 आ चुका है, यहाँ से -3 आ चुका है, तो 0 आ चुका है। इस प्रकार से 0 आना चाहिए। जब आप 1 रखोगे ना तो 0 नहीं आएगा, तो हमारा ये मान इस समीकरण का नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से करना है आप। अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण है और समद्विबाहु का मतलब उसकी दो भुजाएं बराबर है, का कर्ण दे रखा है। देखो, समकोण त्रिभुज में कौन सी दो भुजाएं बराबर होती है,
तो हम कहेंगे ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में ये दो भुजाएं जो समकोण बनाती है वो बराबर होती है। तो किस अनुपात में होती है? देखो ये तो 90 डिग्री होता है, बचा हुआ कोण 45 और 45 का होता है। ठीक है, दोनों यदि दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। ये भुजा का अनुपात क्या होता है? ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, 1-1 के अनुपात में होती है, और ये √2 के अनुपात में होती है, ये होती है। अब आपको देखो कर्ण कितना दे रखा है, यानी √2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो हम कहेंगे 18 √3 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 18 √3 बटे √2 इतना आ जाएगा आपका, यानी कि 1 का मान आ चुका है। तो ये वाली भुजा की बात कर लो या खड़ी लंबाई ऊंचाई की बात कर लो, दोनों भुजा बराबर है, उनका मान हमारे पास 1 अनुपात था, 1 अनुपात का मान हमने निकाल दिया है। अब देखो यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। आधार और ऊंचाई क्या है? दोनों बराबर है। जो ये वाली भुजा है समकोण त्रिभुज में आधार होती है, और ये वाली जो लंब भुजा है उसको हम समकोण त्रिभुज में ऊंचाई कहते हैं। तो आधार और दोनों 1-1 अनुपात में, और जिनकी वैल्यू 18 √3 बटे √2, 18 √3 बटे √2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या आ चुका है, 1/2, नीचे ऊपर देखो 18 × 18 हो जाएगा। एक चीज तो ये हो चुकी है, एक चीज तो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, 18 का 18 ही रख देते हैं, और √3 का 3 हो जाएगा, 2 बार है। इसी प्रकार से नीचे √2 2 बार है तो वो भी 2 हो जाएंगे। अब देखो 1 तो 2 ये है, 1 2 ये है, दोनों को काट दें, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा। अब आपके पास वैल्यू क्या क्या बची है, इधर लिख देता हूं मैं। एक तो 9 बचा है, एक और 9 बचा है, और एक 3 बचा है। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, और 3 से करोगे तो 243 हो जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 की बात करते हैं। देखो व्हाट इज द सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये भी देखो एक नया सवाल है, नया सवाल है, अच्छा सवाल है। व्हाट इज द सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि एक योग बताना है, क्या योग होगा दो सबसे छोटे नेचुरल नंबर का। अब क्या है कि जो प्रत्येक में से, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है कि 7 फैक्टर रखते हैं, यानी 7 उनके टुकड़े हो सकते हैं, 7 गुणनखंड हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे 2 नेचुरल नंबर हैं, जिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिनके गुणनखंड कितने हैं, एग्जैक्ट 7 है, यानी 7 से ना तो कम है ना 7 से ज़्यादा है। ऐसे 2 स्मॉलेस्ट नंबर है जिनके गुणनखंड 7 है, उनका योग बताना है। अब देखो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास हम कहते हैं कि x की पावर a हो, y की पावर b हो, z की पावर c हो। इसी प्रकार यदि आगे भी हो, तो मैंने 3 संख्याएं ली, आप 4 5 कितनी भी ले सकते हो। x की पावर a है, y की पावर b है, और z की पावर c दे रखी है। इस प्रकार से दे रखी है, तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे, जो इनकी पावर है उनसे एक ज़्यादा लिखकर हम आपस में गुणा कर देते हैं। जो पावर दे रखी है उनसे एक एक बढ़ाकर a+1 कर दिया, b+1 कर दिया, ये तीनों मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है तो हम कहते हैं कि इतने फैक्टर है या इतने गुणनखंड है, ये कह देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कितने फैक्टर कहा गया, प्रत्येक के कितने हैं, दोनों संख्याओं के 7-7 फैक्टर है, टोटल 7-7 फैक्टर है या 7-7 गुणनखंड है, तो ये 7 के बराबर, 7 के बराबर है। अब आप 7 को तोड़ो, कि ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं ना, तो आप इसको तोड़ो। यदि मैं तोड़ता हूं तो 7 के टुकड़े तो नहीं होते, तो मैं इसको कह सकता हूं कि यानी 7 × 1 हुआ होगा, इस प्रकार से हुआ होगा तभी, क्योंकि 7 और तो टूट नहीं सकता है, यही हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से जो एक टुकड़ा है, 3 टुकड़े हैं ना, 2 टुकड़े तो 1 1 हुए होंगे और एक टुकड़ा 7 है। ठीक है, जैसे कि यदि मान लिया पहला टुकड़ा x+1 बराबर 7 होगा, या तो बाकी टुकड़े 1 1 के बराबर होंगे, तो यहाँ से a का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। ठीक है, यानी कि
इसमें यदि हम मान रख के देखें तो ये 6+1 इस प्रकार से हो जाएगा, या तो ये हो सकता है, और यहाँ पर यदि ये 7 है, बाकी को हम क्या कह सकते हैं कि ये 1-1 के बराबर थे, इसलिए ये 0 हो गए। क्यों? क्योंकि देखो बाकी फैक्टर जो क्या है 1-1 है, ठीक है, बाकी क्या है 1-1 है। तो कैसे करोगे आप 0, यानी कि b+1 बराबर 1 रखोगे, तो यहाँ से b का मान आपका 0 आ जाता है, ये 0 हो चुके इस प्रकार से। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि देखो a का मान है ना किसके बराबर हो सकता है, 6 के बराबर, और बाकियों के जो पावर है 0-0 आएगी, b का मान और c का मान, ठीक है। a का मान इतना है और b का मान इतना है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x का मान है ना, x का मान हमारा कितना आएगा, पावर 6 आएगी, और बाकियों की पावर कितनी है 0, z की पावर कितनी, ये हो सकता है। इसी प्रकार से मान लिया कि ये नहीं होता, b+1 है ना वो 7 के बराबर होता, तो b का मान 6 आता और बाकी क्या आते 0-0 के बराबर। यदि ऐसा होता तो क्या होता, हम कहते हैं कि ये तो 1 के बराबर होता, ठीक है, ये आपका 6+1 हो जाता, और c भी आपका इस प्रकार से होता और ये 7 के बराबर तभी होता, 7 × 1 × 1, इसी प्रकार से 3 गुणनखंड है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि b का मान तो मेरा कितना है 6, और बाकियों के मान कितने हो जाएंगे 0-0, तो मैं कह सकता हूँ कि x का मान 0, y का मान 6 और z का मान x × z, ये इंटू में है, ये हो जाएगा, या इनका मान ये हो सकता है। अब किसी की पावर 0 होती है, उसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। अब उसने क्या कहा है, टू स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये एक नंबर था, हमने इसके टुकड़े कर लिए। देखो ये एक नंबर होता है जिसके हम अभाज्य टुकड़े कर लेते हैं इस प्रकार से। x क्या है, x y z क्या है, यहाँ पर एक अभाज्य नंबर्स है, 3 अभाज्य नंबर्स है, तो हम एक बड़े नंबर्स को इस प्रकार से अभाज्य नंबर्स में टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, टू स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट कब हो सकता है कि यानी कि दो दो हो सकता है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा अभाज्य नंबर, यदि हम पावर 6 करेंगे वही सबसे छोटा नंबर होगा, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है, x की पावर कितनी है 2 हो गया x सबसे छोटा नंबर, यानी 2 की पावर 6 करोगे वही सबसे कम आएगा, और y को मैंने मान लिया 3, और इसी प्रकार से आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ से मान कितना आएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि x का मान मैंने कितना रखा है 2 मान लिया है, और बाकी तो देखो किसी की पावर 0 होती है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ये 1-1 हो गए। तो एक फैक्टर तो मेरा देखो ये आ चुका है सबसे छोटा। अब कहा है कि 2 है छोटे, या फिर क्या हो सकता है, जैसे हमने y की पावर 6 मानी, इसको तो हमने 2 मान लिया, इसको हमने 3 मान लिया, और इसी प्रकार से आगे चलेंगे। हमने अभी यहाँ पे 3 ही फैक्टर लेके देखा है, तो दूसरा 2 ही चाहिए हमको। मान लिया कि z मैंने 5 मान लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है z मैंने 5 मान लिया, और आगे भी इस प्रकार से नंबर ले सकते हैं। मगर देखो सबसे छोटों की बात करते हैं, तो एक बार तो हमने 2 की बात कर ली, एक बार हम 3 की पावर 6 कर रखी है, बाकी तो क्या होंगे, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो केवल 3 की पावर 6 बनेगा, 3 की पावर 6 बनेगा। 3 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 की पावर यदि 6 करते हो आप, इसका मतलब क्या है 64, 2 को 6 बार आपस में मल्टीप्लाई करो। इसी प्रकार 3 की पावर 6 का मतलब क्या है 729 आता है, 729 आता है। तो हमारी एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर ये 64 आ चुका है, और दूसरा 729 आ चुका है, और इन दोनों का यदि आप योग करते हो, इन दोनों का यदि आप योग करते हो 64 + 729 को जब आप जोड़ते हो तो कितना आएगा, ये आपका 7 और 9 13, एक आई हासिल
8 और एक 9 हो जाएगा और यहाँ 793 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये सवाल आपका इस प्रकार से हो। ठीक है, आगे बढ़ें। सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। क्या दे रखा है? x माइनस वाई बराबर आपको 5 दे रखा है और दो संख्याओं का गुणनफल आपको 15 के बराबर दे रखा है और इसका मान पूछा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर मान रखने की कोशिश करते हैं, मगर कोई ऐसा मान टूटता नहीं है कि घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 13 आ जाए, गुना करने पे 15 आ जाए, क्योंकि इसके टुकड़े करते हैं तो 5 और 3 बनते हैं, जबकि उनको घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाओगे आप तो आपका 5 में से 2 बचता है, मगर यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान या y का मान निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ x के रूप में। तो x का मान y के रूप में कैसे निकलेगा, यानी y का मान x के रूप में, तो x को नीचे ले गए, 15/x कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास मान आ चुका है y बराबर क्या आ चुका है, 15x आ चुका है। अब इसको हम इसमें रख देंगे, x माइनस वाई बराबर 5 था, इसके अंदर आप y का मान रख दो। मान रखो y का मान कितना है, 15/x है, तो 15/x रख दिया यहाँ पर, बराबर 5 आ चुका। तो देखो यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है 15/x है। ठीक है, बराबर 5 दे रखा है हमको ये। अब मैं इसको भी इस प्रकार से y का मान यहाँ पर भी रख देता हूँ कि x क्यूब, y का मान क्या रखता हूँ 15/x क्यूब, और यहाँ पर भी क्यूब कर देता हूँ, इस प्रकार से दे रखा है। इसका मान निकालना है, इसका मान दे रखा है आपको, इसका निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, a है। ये क्यूब वाला कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि ये x क्यूब है, ये 1/x क्यूब है, बस इससे 15 आपस में मल्टीप्लाई है। कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे k क्यूब माइनस 3k। अब जो 15 मल्टीप्लाई है ना, वो आप यहाँ साथ में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा आपको। ये 15 यहाँ से अलग से मल्टीप्लाई है, तो केवल एक ही टर्म में इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पर 15 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं, आप क्या करोगे, 5 है ना आपके पास, सबसे पहले आप 5 रखोगे k का मान, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब आप 3 है, k का मान कितना रखोगे, 5 रखोगे। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, 15 है ना, उसको और यहाँ पर रखना पड़ेगा। 15 रख दिया यहाँ पर, ये रख दिया, क्योंकि 3abc आता है, इस प्रकार से रख दिया। अब आप करते हो तो ये तो आपका 125 आ चुका है। अब हमें निकालना था माइनस वाले का मान निकाल रहा था ना, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा। यदि प्लस वाले का मान निकालना होता है तो यहाँ माइनस होता है, हमें माइनस वाले का निकालना है तो यहाँ प्लस होता है। तो ये आपका प्लस है, और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो ये आपका 350 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि यहाँ किसी संख्या से एक्स्ट्रा को जो भी मल्टीप्लाई या भाग किया हुआ है, वो आपको जो लास्ट वाली टर्म है उसमें यदि मल्टीप्लाई किया है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और भाग किया है तो भाग किया है, और यदि दोनों में किया है तो दोनों में, दोनों वाला आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 की बात करते हैं। यदि 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है, इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना दे रखा है आपको, 18 दे रखा है। तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का न्यूनतम संभावित मान निकालना। अब देखो क्या कहा है, 6 पूर्णांकों का औसत दे रखा है, 6 पूर्णांकों का औसत 45 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आएगा 90, और 90 तिये 270, यानी टोटल इतना हो जाता है। 6 पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, यदि औसत 45 है तो योग 270 हो चुका, एक चीज आ चुकी है। अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपने a मानी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, a + 18 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, इस प्रकार से हो चुकी। ठीक है,
सबसे बड़ी संख्या क्या हो चुकी है, a प्लस 18 हो चुकी है। यदि सबसे छोटी संख्या a मानिए, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है वो, कि 6 पूर्णांक है, सबसे छोटे पूर्णांक का न्यूनतम संभावित मान, यानी कि ये मान लिया कि सबसे छोटा है और इसका न्यूनतम संभावित मान कितना हो सकता है। तो हम क्या करें, बाकी सबको मैक्सिमम कर देते हैं, बाकी सबको अधिकतम कर देते हैं, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो बाकी देखो, एक दो वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, पहली और लास्ट वाली। सबसे बड़ी वैल्यू आ चुकी है, सबसे छोटी वैल्यू आ, बीच वाली वैल्यू को कितना बढ़ाया जाए कि ये जो है a है जो सबसे छोटा हो जाए। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर रख देते हैं बीच में बची हुई 4 संख्याओं को। मान लिया कि वो चारों की चारों बड़ी वाले के बराबर है, a प्लस 18, a प्लस 18, a प्लस 18, a प्लस 18। इस प्रकार से करेंगे तो जो a का मान है, यानी कि जो लास्ट वाली संख्या है, वो सबसे छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल तो 270 ही है, 6 संख्याओं का टोटल योग तो 270 के ही बराबर है। यदि इन 5 को हम मैक्सिमम कर दें तो ये जो लास्ट संख्या है वो सबसे कम हो जाएगी। तो हमने बड़ी वाली संख्या के बराबर मान लिया बाकी बची हुई 4 संख्या। अब इन सब का योग करो आप, योग करते हैं तो 6a हो चुका है, 6a हो चुका है। 18 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना आता है, 90 आता है। और ये किसके बराबर है, टोटल के बराबर, जो कि 270 है। तो 6a किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 आ जाएगी। यानी सबसे छोटी संख्या आपके पास संभावित न्यूनतम मान कितना ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल था। सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। थीटा एक न्यून कोण है, टेन थीटा का मान दे रखा है आपको, कोसेक थीटा का मान निकालना है। देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस दिक्कत कहाँ पर आएगी, स्क्वायर और अंडरूट करने में आएगी, इसलिए मैंने ये सवाल लिए। देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि ये 48 है और आधार आपका 55 है, यदि ये थीटा है। कर्ण हमें निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस लगाओगे तो आप क्या करोगे, अंडरूट 48 का स्क्वायर करोगे प्लस 55 का स्क्वायर करोगे। करो, 48 का स्क्वायर कैसे निकालो, 55 का तो निकल जाएगा, पीछे 5 है तो ये आपका 30-25 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 48 का कैसे करोगे, तो देखो 50 के पास में निकालने वाले, या तो आप 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो देखो 50 के पास वाले स्क्वायर क्या कैसे निकालते हैं। देखो 50 का होता है 2500, 49 उससे 1 कम है तो आप यहाँ 1 घटा दो, 48 उससे 50 से 2 कम है तो आप 2 घटा दो, 43 3 कम है तो यहाँ पर आप 3 घटा दो। इस प्रकार से जितना कम है उतना कम कर दो। बाकी अब ये 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो पीछे 1 का स्क्वायर 1 लिख दो। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 47 की बात करते हैं, कितना कम, 3 कम, तो 3 आ जाएगा। ये इनके स्क्वायर हो चुके। तो 50 के पास के स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो, मगर ये आपसे तभी निकलेंगे जब आप रोज सुबह इन स्क्वायर्स को निकालने की प्रैक्टिस करो। यानी 40 से लेकर 50 तक के, 50 से लेकर 40 तक के स्क्वायर निकालो, इसी प्रकार 50 से लेकर 60 तक के स्क्वायर निकालो। इनको रोज आप जब तक 1 महीने तक निकालोगे उसके बाद आपका हाथ बैठ जाएगा, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे ऐसे आसानी से। तो देखो 48 का स्क्वायर कितना आ चुका है, 2304 है, आ चुका है। अब इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो आपका यहाँ पर 53-29 आता है, 53-29 आ चुका है। अब ये देखना है कि किसका अंडरूट है, ठीक है। 53-29 जो आया है वो किसका है, तो पीछे 9 किस किस में आता है, या तो 3 के आता है या फिर 7 के आता है, यानी कि 3 होगा या 7 होगा। अब 53 से छोटा स्क्वायर कौन सा होगा, 53 से छोटा स्क्वायर हमारे पास होता है 8 का तो 64 हो जाता है, 7 का होता है 49, इसका होता है 7 का। तो हम कहेंगे या तो 73 का है या 77 का है, कह सकते हैं 77 या 73 का होगा। इनके बीच में एक संख्या आती है 75, उसका निकालना आसान है, 25, 7 से एक ज़्यादा 8, 8 7 56 होता है, तो यानी कि 8 7 56,
तो 75 का तो इतना हो जाता है, ये कम है यानी कि 73 का हो जाएगा का। तो ये आपका आ चुका है 73 आ चुका है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल आगे करने में, बस सवाल हो गया है। तो कोसेक की वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा की, तो कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब 73/48, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 42, 6, 9 और x का लघुत्तम समापवर्ती में कितना दे रखा है, एलसीएम आपको 72 दे रखा है। तो दिए गए विकल्पों में से x का संभावित मान ज्ञात करना है। ये भी देखो एक नया सवाल आया है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें तीन संख्याएं आपके पास क्या क्या है, एक तो 6 है, एक 9 है और एक x है। ये तीन संख्याएं। सबसे पहले तो आप इन्हीं के टुकड़े कर लो। अभाज्य टुकड़े करोगे तो ये आपका 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो 3 का स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम के भी टुकड़े कर लो। एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो 72 के जब आप टुकड़े करते हो, 2 का भाग दोगे तो 36, फिर 2 का दोगे तो 18, फिर 2 का दोगे तो 9 आएगा, फिर 3 का भाग दोगे तो 3 आएगा और फिर 3 का दोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ये आ चुका है आपके पास एलसीएम। अब एलसीएम देखो क्या होता है, जो अभाज्य टुकड़े होते हैं ना, उसकी हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है। देखो कोई भी गुणनखंड में है क्या 2 की पावर 3? नहीं है ना। इसलिए 2 की पावर 3 इसी गुणनखंड में रहा होगा, ठीक है। 2 की पावर 3 यहाँ x के में रहा होगा, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी नहीं है। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। इसका मतलब वो तीसरी संख्या जो x है उसमें 2 की पावर 3 था। अब देखो 3 की पावर 2 क्या इसके अंदर है, इसके अंदर है, हाँ इसके अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। इसके साथ और भी संख्या हो सकती है, मगर 2 की पावर 3 है ना, वो जरूर होगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 तो होगा ही होगा, उसके साथ और कुछ भी हो सकता है। मान लिया 8 के साथ और ए हो गया, ए मान लिया उसको, यानी कि 8 ए हो गया, कुछ भी हो सकता है। या आप बाद में ध्यान रखो, इसलिए मैंने ए बना दिया यहाँ, ठीक है। तो 8 ए हो सकता है, यानी कि 8 का भाग उस संख्या में जरूर जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखो 8 का भाग किस में जाता है, पहले में नहीं जाता है, दूसरे में, 12 में भी नहीं जाता, 18 में भी नहीं जाता, केवल चौथे ऑप्शन में। तो बस यही एक संभावित संख्या है जो कि x का मान हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 43 की बात करते हैं। रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। तो पूरी दूरी के दौरान औसत चाल बताए। तो देखो अब वापस से औसत चाल आ चुकी है, एक नया सवाल लेके आया औसत चाल का, जिसमें बस आपको तो वही चीज ध्यान रखनी है, औसत चाल क्या होती है। औसत चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ऊपर तो हम रखते हैं टोटल दूरी और नीचे रखते हैं टोटल समय, बस ये पता होना चाहिए। ये औसत चाल, ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल दूरी की बात करते हैं, तो आपको देखो क्या दिया गया है, बना लेते हैं, एक बार चित्र बना लेते हैं प्रकार से कि वो कह रहा है कि 75% दूरी। 75 का मतलब क्या होता है कि 3/4, यानी टोटल का 3, टोटल दूरी यदि 4 है तो 3 दूरी तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। और बाकी फिर कितना बचा होगा, 4 में से 1 बचा होगा, तो एक दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसकी औसत चाल बताओ। अब देखो हमें क्या करना है, जब दूरी लेनी है ना, औसत चाल निकाल रहे हैं, तो जब दूरी लेनी है ना तो क्या करेंगे, जो दोनों चाल दे रखी, केवल आपको चाल दे रखा है और समय दे रखा है ना, तो आपको ना दूरी दे रखा है, बस दूरी का एक अनुपात दे रखा है, इस अनुपात में। तो जब ऐसा हो, केवल चाल दे रखी हो आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और दूरियां भी बराबर नहीं हो, अलग अलग दूरी हो,
तो हम क्या करेंगे, जो चाल है उनका एलसीएम ले लेंगे। उनका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। तो हमने मान लिया टोटल दूरी कितनी है, 120, और अनुपात में टोटल दूरी कितनी है, 4 है। 3 और 1 4 है, तो 4 बराबर है 120 के। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर हो। 1 30 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो हम कहेंगे अब हमारे पास टोटल दूरी जो आ चुकी है, पहली यानी टोटल दूरी तो कितनी आ चुकी है, 120 आ चुकी है। तो ऊपर तो 120 लिख देंगे, क्योंकि टोटल दूरी 4 थी और 4 किसके बराबर आ चुकी है, 120 के बराबर आ चुकी है। अब आपके पास देखो पहली दूरी कितनी है, 3 है। 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 30 निकाल, 30। ठीक है, तो 60 का भाग जब आप 90 में दोगे तो कितना आएगा, ये आपका 1.5 आ जाएगा, 1.5 घंटा। इसी प्रकार से जब आप 40 का भाग 30 में दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3/4 घंटे आ जाएंगे, या आप 0.75 भी लिख सकते, 0.75 घंटे। तो ये आपके पास टाइम आ चुका है। ठीक है, अब आप इसको भाग दोगे, दोनों का नीचे योग करो, 1.5 प्लस 0.75, ये आपका आ जाएगा 2.25। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या होगा, 120/225 इंटू 100 हो जाए। 4 से काटोगे, नहीं 25 से काटोगे तो 4 बार, और इसको 25 से काटोगे तो ये 9 बार। अब देखो इतना आ चुका है। आगे क्या होगा, 120 इंटू 4 करते हो तो ऊपर 480 आ जाएगा और नीचे आपका 9 आ जाएगा। 9 का अब इसमें भाग दोगे तो सबसे पहले 5 बार जाएगा, 45, 30 बचा, तो 3 बार गया 27, और 3/9 आ जाए। सरल करोगे तो 53 सही 1/3 आ जाए। ऑप्शन नंबर कितना, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से करना पड़ेगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 47 की बात करें। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या है। ठीक है, आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। याद क्या करना पड़ेगा, कि देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर किसके होगा, √2 साइन थीटा के। इसी प्रकार से प्लस वाला किसके बराबर होगा, ये हमेशा होता है, तो ये आपको याद करना है, √2 कोस थीटा के, ये इसके बराबर होता है। तो साइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, √2 साइन थीटा के, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, √2 कोस थीटा। ये आपको याद करना है, ये बस आपको याद करना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है कितना, यानी कि √2 साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, √2 साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √2 साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, ये 2 √2 इधर गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो हम कह देंगे √3/√2, इस प्रकार से हो जाए। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू तो निकाल ली। अब देखो हमारा त्रिभुज किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जहां पर साइन थीटा क्या होता है, ये √3 है और ये 2√2, इस प्रकार से हो। अब हमें निकालनी है साइन थीटा की, तो निकाल ली है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ये निकाल लो सबसे पहले इस त्रिभुज में। त्रिभुज में देखो एक तो है आपके पास √3, इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर करोगे तो ये तो आपका 8 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और इनका अनरूट करना पड़ेगा। तो अनरूट करोगे 5, 5 आ चुका है, यानी कि √5 आ चुका है। तो आपका ये जो आधार है √5 आ चुका है। अब हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, कितना आएगा, √5/2 आएगा कोस थीटा का मान। और हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालना है, जो कि किसके बराबर दे रखा है आपको, 2 √cos थीटा के बराबर, इसका मान निकालना है। अब आप √2 तो है ही है, और कोस थीटा का मान रखते हो √5/2
2√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना बचा, √5/2 बचा। ये कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पर आ रहा है। तो ये आपका, तो यही सबसे आसान तरीका है इसका करने का। और इससे भी यदि कोई आसान तरीका आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सबके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हो चुका है। यहाँ पर ये दो वैल्यू आपको याद करनी है, तो इनको मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टार से ही याद कर। ठीक है, माइनस वाले में साइन आएगा और प्लस वाले में कोस आएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 69 दे रखा है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है ए, बी और सी आर सच दैट देयर एवरेज इज 28। यानी तीन है ना धनात्मक संख्याएं हैं ए बी सी, और उनका जो औसत है ना वो आपको दे रखा है 28 दे रखा है। ठीक है, किस क्रम में है कि सबसे छोटा ए है, उसके बाद में बी है और उसके बाद में सी, इस प्रकार से दे रखा है। इफ मीडियन इज ए प्लस 16 देन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। क्या कहा गया है कि उनकी माध्यिका है ना वो ए प्लस 16 है। ठीक है, देन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, तो सी की न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है ये बताना है। इस तरह का सवाल पहले भी आया था अपने पेपर में। ठीक है, तो इस तरह का सवाल 2-3 बार पूछा गया है इससे पहले। तो अब क्या दे रखा है आपको, मीडियन दे रखी है A+16, A+16 तीन संख्याएं हैं। देखो A है, दूसरी B है, तीसरी C है। ये तीन संख्याएं किस क्रम में, ऐसे दे रखा है कि सबसे बड़ी C है, उससे छोटी B है और उससे छोटी। तो माध्यिका क्या होती है, हम कहते हैं कि यदि तीन संख्याएं हैं, तीनों को लाइन से अरेंज कर लो आरोही क्रम में, तो जो बीच वाली संख्या है ना वही हमारी माध्यिका होती है। यानी कि हमें b का मान दे दिया है कितना, A+16 दे दिया है। तो अब हमें एक तो a पता चल चुका है, पहली संख्या है। दूसरी संख्या भी a के रूप में पता चल चुकी है, A+16 है। तीसरी संख्या c का मान हमें बताना है। ठीक है, तो c का न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है ये हमसे पूछा गया। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि देखो तीनों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। पहली संख्या a हो चुकी है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। तीनों का योग हमें कितना है, 28 एवरेज है तीनों का, तो 28 इंटू तीन संख्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 84 के बराबर आएगा। a का मान तो आप a रखोगे, b का मान A+16 रख दोगे और c का मान हम c रखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है अभी तक। अब देखो 2a हो गया है प्लस c हो गया है प्लस 16 हो चुका है, ये बराबर किसके दे रखा है, ये हमने यहाँ 84 के बराबर। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते हैं, या 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, आप 84 में से 16 घटाते हो, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा और c उधर जाएगा तो माइनस आ। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 माइनस बटे 2, ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ से देखो कि c किसके है, c बीच में दे रखा है, b लेस देन एंड इक्वल टू c, ये साइन दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। यानी कि जो c है ना वो या तो b के बराबर हो सकता है या b से बड़ा हो सकता है। हमें छोटी से छोटी बतानी है कि c की वैल्यू कितनी ले सकते, तो छोटी से छोटी या तो b के बराबर ले सकते हैं या b से थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं, मगर एवरेज को भी हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 28 आना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो देखो b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, b की वैल्यू कितनी है हमें पता है, b की वैल्यू है A+16, A+16 और यहाँ पर c है। अब हमने a का मान निकाला है वो c के रूप में यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जब आप a का मान रखते हो तो कैसे रखोगे, 68 माइनस
C/2 प्लस 16 ये हो जाएगा। इस प्रकार से रख दोगे। अब देखो 2 है, पूरे के नीचे पूरे का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, कितना आएगा? एक तो 68 का 68 रह जाएगा, सी का सी रह जाएगा। अब पूरे का लिया है तो ये 16 है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 और पूरे के नीचे 2 है और ये आपका सी। अब ये 2 उधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 68 माइनस प्लस 32 और इधर 2c हो जाएगा। ये हो चुका है। अब देखो ये 68 है और ये 32 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 जोड़ा तो 70 और 70 और 300, 100 आ चुका है और सी उधर जाएगा तो 3c हो जाएगा उधर, तो ये हो चुका है। अब सी 3 का इधर भाग दोगे तो कितना आ चुका है? 33 सही 1/3 आ चुका है। देखिए सी किस से बड़ा या बराबर हो सकता है? 33 से सही 1/3 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, मगर हमें क्या लेना है? पूर्णांक, इंटीजर लेने के। वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर इससे बड़ा क्या होगा? जस्ट बड़ा क्या होगा? 34 होगा। तो सी का मान कितना होगा? 34 हो जाएगा, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है? 34 होता है। सी का मान आपके पास आ चुका है, 34 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। अब देखो एक तरीके से और सोच, क्या सोच सकते हैं? मैं ऊपर कर देता हूं। देखो पहली संख्या क्या ली थी? ए ली थी। दूसरी संख्या क्या है? a प्लस 16 लिया था, ठीक है। अब तीसरी संख्या वो क्या कह रहा है कि एक तो a थी, फिर b थी और फिर c। अब एक c का न्यूनतम मान हम कितना ले सकते हैं? c का न्यूनतम मान हम कितना ले सकते हैं? तो b के बराबर ले सकते हैं। b का मान कितना है? a प्लस। तो अब आप एक बार a प्लस 16 ले लो, सी a प्लस 16 ले लो और तीनों का योग करो, तीनों का योग करो, ठीक है। तीनों का योग करो और आप देखो कि इधर जो 84 आता है, तीनों का योग करने पे 28 इंटू 3 कर जो 84 आता है, क्या ये इससे कोई पूरा पूरा, जैसे a का मान पूरा पूरा पूर्णांक में आ रहा है या कोई भिन्न वगैरह में आ रहा है? देखो हम तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से कितना आया? फिर 16 और 16 का जोड़ा तो 32 आ गया, बराबर 84 आए। तो यहाँ से यदि आप सॉल्व करते हो, ये 3 है, 32 उधर जाएगा तो 2 और घटाओगे तो ये 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो जब 52 में 3 का भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं जा रहा, 3 में 52 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ने जो इसके बराबर लिया है, अब एक बढ़ाकर ले लो आप। पहले a प्लस 16 लिया था, अब a प्लस 17 लेके देख लो। क्या करना पड़ेगा? पहले हमने बराबर लेके देखा, पूर्णांक नहीं आ रहा है, a का मान पूर्णांक आना चाहिए था, भिन्न के रूप में नहीं। अब आप एक बढ़ा के लिख दोगे, यानी a प्लस 16 प्लस a प्लस 17 ले लिया है, ये 84 के बराबर आना चाहिए, तीनों का योग। तो यहाँ से 3a हो चुका है, 16 और 17 को जोड़ते हैं तो 32 एक 33 हो जाता है, इधर 84 हो जाएगा। तो 3a की बात करते हैं, घटाओगे आप, ये हो चुका है और यहाँ पे 51 हो चुका है। तो अब की बार a का, अब 3 का भाग दोगे 51 में, ये कितना था? 51 था। 51 में 3 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 17 आ जाएगा, 17। तो a का मान मेरे पास कितना आ चुका है? 17 आ चुका है। तो b का मान कितना आ जाएगा? 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 33। और c का मान कितना आ जाएगा? 16 प्लस 17, 16, ये आपका 17 प्लस 17 34 हो जाए। इस प्रकार से भी आप, दोनों तरीकों की बात हमने कर ली है। पढ़ते हैं सवाल नंबर 95 की तरफ। अनुष्का ने एक बैग में 4 रबड़, कुछ पेंसिलें और कुछ शॉर्पनर रखे। शॉर्पनर देखो, अनुष्का ने बैग में 4 रबड़, हमें रबड़ का पता चल चुका है, कितने रबड़ हैं? 4 हैं।
शॉर्पनर की संख्या पेंसिल की संख्या की 1/4 के बराबर, यानी शॉर्पनर की संख्या पेंसिल की चौथाई है। तो अब आपके पास पेंसिल और एक है शॉर्पनर। पेंसिल और शॉर्पनर का अनुपात दे दिया है, यानी कि शॉर्पनर 1 है तो पेंसिल 4 अनुपात, इस प्रकार से। और रबड़ की तो संख्या बता दी आपको 4 है। टोटल संख्या आपको क्या दी है, यदि इन तीनों की कुल मिलाकर 49 है, तीनों की कुल मिलाकर 49 है, तीनों की 49 है। रबड़ को यदि हम निकाल दें तो कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, तो अब पेंसिल और शॉर्पनर मिलाकर कितने हो जाएंगे, 45। तो यहां से यदि जोड़ते हैं तो 5 अनुपात, और 5 अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी, 45 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि पेंसिल कितनी है, उसके पास 4 अनुपात है। 1 अनुपात की वैल्यू 9 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और 9 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये हो चुका है। अब इसके बाद में तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा पेपर है जो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा ये आपको कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना और दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। और बाकी कोई भी यदि आपका डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ और इन दो जो पेपर हुए थे उनमें बचे हुए सवालों की पीडीएफ आपको योगेश मैथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें पुरानी वीडियो जितनी भी पेपर हुए हैं उनकी जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ।